रिचर्ड फेनमैन एक ऐसे भौतिक विज्ञानी जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाने में सहायता की, नासा के अंतरिक्षयान के साथ हुई दुर्घटना के कारण की जांच की और भौतिक विज्ञान में एक नई शाखा को जन्म दिया जिसे क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहा जाता है, जिनमें रिचर्ड को नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति कैसे एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी, कलाकार और बेस्ट फिजिक्स टीचर बना, आइए जानते हैं इस वीडियो में। रिचर्ड फेनमैन के शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 11 मई 1918 को न्यूयॉर्क के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मेलविल था जो एक सेल्स मैनेजर थे और माता का नाम ल्यूसिल था जो घर काम करती थी। रिचर्ड फेनमैन की एक बहन भी थी जिनका नाम जोआन फेनमैन था जो खुद एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थी। रिचर्ड फेनमैन ने लगभग अपने जन्म के 3 साल तक बोलना शुरू नहीं किया था। बहुत ही छोटी उम्र में रिचर्ड ने इंजीनियरिंग में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। छोटे रिचर्ड ने अपने ही घर में एक छोटी सी लैब बनाई जहां वो रेडियोस को रिपेयर करा करते। सिर्फ 15 साल की उम्र में वो ट्रिगोनोमेट्री, एडवांस अलजेब्रा, इनफाइनाइट सीरीज, एनालिटिक जियोमेट्री और कैलकुलस में माहिर हो गए थे। रिचर्ड ने फिर आगे की पढ़ाई के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आवेदन दिया, लेकिन उन्हें दाखिला नहीं मिला क्योंकि उस समय सिर्फ कुछ ही यहूदियों को दाखिला दिया जाता था। रिचर्ड को फिर MIT में प्रवेश मिला जहां वो शुरुआत में मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने लगे। 1939 में फिजिक्स में ग्रेजुएट होने के बाद वो प्रिंसटन गए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा रहा था, जिसे लॉस एल्मोस लेबोरेटरी के डायरेक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर लीड कर रहे थे। ये ट्रिनिटी टेस्ट दूसरे विश्व युद्ध के दौरान न्यू मैक्सिको में किया जाने वाला था। इस ट्रिनिटी टेस्ट के विस्फोट में फिजन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की गणना रिचर्ड फेनमैन कर रहे थे। हैंस बेथे और रिचर्ड फेनमैन ने इस ऊर्जा की गणना के लिए एक फॉर्मूला दिया जिसे बेथे-फेनमैन फॉर्मूला कहा जाता है। लॉस एल्मोस लेबोरेटरी में काम करते वक्त फेनमैन किसी भी ताले को खोलना सीख रहे थे जिससे वो इस प्रोजेक्ट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट देख सके। फेनमैन ने इस पहले एटॉमिक बॉम्ब के विस्फोट को 20 मील दूर पार्क किए हुए एक ट्रक में बैठ के देखा, वो भी बिना सेफ्टी ग्लासेस के, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके ट्रक का ग्लास उन्हें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा लेगा। इसी समय फेनमैन की पहली पत्नी एर्लिन को ट्यूबरक्लोरोसिस हुआ था जो एल्बुकर्की के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। एर्लिन की मौत जापान पर बॉम्ब गिराने से 1 महीने पहले हुई, जिससे फेनमैन को 2 बड़े झटके लगे और वो डिप्रेशन में चले गए। प्रोजेक्ट मैनहट्टन के बाद रिचर्ड ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, जहां से उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं इसका विचार आया और यहीं से जन्म हुआ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि QED में रिचर्ड फेनमैन से पहले डायराक और बाकी भौतिक विज्ञानियों ने काफी काम किया है। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक तरह से आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जोड़ती है और ये दिखाती है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के मैथमेटिक्स को समझना काफी मुश्किल है, लेकिन फेनमैन ने इसे आसान कर दिया अपने फेनमैन डायग्राम से, जिसमें हर एक डायग्राम की अपनी इक्वेशन है। QED इस बारे में है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब एक दूसरे के साथ टकराया जाता है तो वो कैसे बिखरते हैं। अब क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार दोनों रिपल्शन की वजह से दूर होते जाएंगे, पर ये क्वांटम मैकेनिक्स है। यहाँ इन इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स फील्ड नहीं बल्कि क्वांटाइज्ड फील्ड होगी। यहाँ जब 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच टकराव होगा तब वहाँ फोटॉन्स की अदला बदली होगी, जिसे वर्चुअल पार्टिकल कहा जाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स के टकराव के वक्त हुई फोटोन की अदला बदली को फेनमैन ने अपने डायग्राम में वेव साइन से दिखाया है। 2 और फिजिसिस्ट जूलियन श्विंगर और शिन इंट्रो टोमोनागा ने इंडिपेंडेंटली इस थियरी पे काम किया, जिसकी वजह से रिचर्ड फेनमैन ने इनके साथ 1965 का नोबेल प्राइज शेयर किया। 1981 में IBM और MIT ने मिलकर एक सभा आयोजित की जिसमें बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट को बुलाया गया, जिसमें रिचर्ड फेनमैन ने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि प्रकृति क्लासिकल मैकेनिक्स पे काम नहीं करती। अगर हमें इसका सिमुलेशन बनाना है जो अच्छे से काम करे तो उसे क्वांटम मैकेनिकल बनाना होगा। रिचर्ड के इस कथन को एक प्रकरण के रूप में छापा गया और बाकी वैज्ञानिक भी समझ गए कि प्रकृति का सिमुलेशन सुपर कंप्यूटर्स नहीं कर सकते और यहीं से जन्म हुआ क्वांटम कंप्यूटर्स का। 1950 में रिचर्ड कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर बने, जहां उन्होंने फिजिक्स पे कई लेक्चर दिए। रिचर्ड का फिजिक्स पढ़ाने का अंदाज काफी मजाकिया था। In general, we look for new law by the following process. First, we guess it. Then we well, don't laugh. That's really true.
फेनमैन के इन्हीं लेक्चर्स की कई किताबें लिखी गई, जिनकी कई लाखों कॉपीज बिकी। कैलटेक में शुरुआती सालों में उन्होंने हीलियम के सुपर फ्लूइड होने पे एक सिद्धांत दिया। लिक्विड हीलियम को एब्सोल्यूट जीरो या -273 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा किया जाए तो वो सुपर फ्लूइड बन जाता है। सुपर फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी लगभग जीरो के बराबर होती है। रिचर्ड फेनमैन एक बहुत ही अच्छे पेंटर थे। वो किसी का भी पोर्ट्रेट बना सकते थे। कैलटेक जाने से पहले जब वो ब्राजील गए तब उन्होंने ब्राजीलियन इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बोंगो बजाना भी सीखा। रिचर्ड किसी भी चीज का अच्छे से वर्णन कर सकते थे। हम उनकी स्किल का अंदाजा उनके एक इंटरव्यू से लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने फूलों की खूबसूरती का वर्णन किया। There's also beauty at a smaller dimensions, the inner structure, also the processes, the fact that the colors and the flower evolved in order to attract insects to pollinate it is interesting. It means that insects can see the color. रिचर्ड हर वक्त सवाल पूछते रहते। 1986 में चैलेंजर नाम के एक अंतरिक्ष यान में विस्फोट होने की वजह से 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हुई। अंतरिक्ष यान में हुई गड़बड़ी की जांच करने के लिए फेनमैन को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने पहले आने में संकोच किया। लेकिन उनकी तीसरी पत्नी ने उन्हें इस काम के लिए प्रेरित किया। फिर उनके द्वारा की गई जांच में यह बाहर आया कि गैसकिट के ऊपर लगाई गई रबर से बनी रिंग्स, जिन्हें ओ रिंग्स कहा जाता है, इन ओ रिंग्स के कोल्ड वेदर में सही से ना काम करने की वजह से अंतरिक्ष यान के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। रिचर्ड ने इन ओ रिंग्स के ऊपर कोल्ड वाटर के इफेक्ट को लाइव टीवी में सबके सामने दिखाकर प्रूफ भी किया। 1978 में फेनमैन को लाइपोसार्कोमा हो गया, जो एक रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर है। लेकिन सर्जरी करके उनके इस ट्यूमर को निकाला गया। लेकिन इस सर्जरी में उन्होंने अपनी किडनी खो दी। रिचर्ड की मरने से पहले ये इच्छा थी कि वो एक बार टुआन घूमने जाए, जो मंगोलिया की सरहद के पास की एक जगह है। लेकिन तब कोल्ड वॉर चल रही थी, इसलिए उन्हें वीजा नहीं मिला। 15 फरवरी 1988 को उनके वीजा आने से पहले ही उनका निधन हो गया। तो एक कहानी थी एक महान फिजिसिस्ट, एक टीचर और एक कलाकार की, जो मैं आपको सुनाना चाहता था। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।